नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे अपनी एनसीईआरटी साइंस कक्षा 10 का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस, और उसमें हम देख चुके थे जैव प्रक्रम क्या होता है। साथ में शरीर में जो क्रियाएं हैं जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएंगी उसमें हमने देख लिया था पाचन तंत्र, पाचन किस प्रकार से होता है, पाचन तंत्र भी देखा था हमने इसमें। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पाचन तंत्र ने जो कार्य किया, पाचन किया भोजन का, तो भोजन के पाचन के फलस्वरूप अंत में जो पदार्थ बना उसका क्या नाम था? मैंने कहा था ऐसा पदार्थ बनता है जिससे आसानी से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जिसको आसानी से ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, वो पदार्थ बनता है लास्ट में। सोचिए, बिल्कुल सही, ग्लूकोज बनता है। तो इस समय ग्लूकोज है हमारी सभी कोशिकाओं में मौजूद। अब ग्लूकोज से प्राप्त करनी है ऊर्जा, तो ये जो प्रक्रम होगा उसे कहेंगे हम श्वसन। अगर पूछा जाए हमसे कि श्वसन किसे कहते हैं तो हमें से अधिकांश लोग बोलेंगे सर नाक से सांस लेते हैं श्वसन। अरे नहीं, ये श्वसन नहीं है यार। श्वसन से मतलब होता है कि हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज पहुंच चुका है पाचन के माध्यम से, पाचन के अंत में ग्लूकोज बना और वो कोशिकाओं में पहुंच चुका है। अब कोशिकाओं में ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करना, ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो क्रिया है वही श्वसन है। अब देखिए, जितने भी जीव जंतु हैं सभी के अंदर लास्ट जो पदार्थ बना वो ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज से ऊर्जा में परिवर्तित उनको करना है, तो श्वसन क्रिया है सभी में। अब हो सकता है कि श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, क्योंकि हम समझते हैं कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तो ली जाएगी, वो सांस लेना होता है। उस श्वसन निश्वसन वो अलग अलग क्रियाएं हैं। जहाँ भी श्वसन नाम आ जाए आप ये बिल्कुल पक्का कंफर्म कर लीजिए कि श्वसन का मतलब है कोशिकाओं में जो ग्लूकोज पहुंचा है उस ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा की प्राप्ति श्वसन कहलाएगा। तो मैंने बताया कि श्वसन हो सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है कि श्वसन अर्थात ग्लूकोज का ऊर्जा में रूपांतरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। तो इसी आधार पर श्वसन को दो प्रकारों में हम बांटेंगे। आप बोलोगे सर तो पहला क्या होगा? पहला जो कि आपने अभी देखा, पहला था वायु की अगर अनुपस्थिति हो, अगर वायु नहीं हो तो वायु की अनुपस्थिति है तो इसे कहेंगे अवायु श्वसन। आपका सर वायु, हाँ, या ऑक्सीजन से मतलब है वायु का। तो अगर वायु अनुपस्थित है श्वसन के अंदर अर्थात ग्लूकोज से ऊर्जा रूपांतरण अगर वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो इस प्रकार का श्वसन कहलाएगा अवायु या अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। और दूसरा तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि यदि ऑक्सीजन उपस्थित है श्वसन क्रिया में अर्थात ग्लूकोज से ऊर्जा बनने में अगर ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये हो रहा है, तो बिल्कुल इसे कहेंगे वायवीय श्वसन। दूसरा हो जाएगा वायवीय श्वसन। क्लियर है इतना कि श्वसन दो प्रकार का हो गया, किस आधार पर? वायु की उपस्थिति या वायु की अनुपस्थिति के आधार पर। अब आपको सर ये तो बात ही बिल्कुल नहीं बता दिया आपने, तो हम तो कहते हैं साहब ऑक्सीजन चाहिए श्वसन क्रिया में। हाँ, ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में अगर ऑक्सीजन उपस्थित हो तो श्वसन क्रिया हो सकती है, और जो हम नॉर्मली लेके आए वो ऑक्सीजन की उपस्थिति वाली श्वसन क्रिया अर्थात वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को हम आज तक श्वसन क्रिया के रूप में हम समझते आए हैं, लेते आए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति श्वसन क्रिया होती है, हाँ होती है, पर वायु की अनुपस्थिति में भी श्वसन क्रिया हो सकती है। अब आपको सर ये कैसे? बिल्कुल हम आपको बताते हैं इसमें कि पहला हम देखेंगे इसमें
हम देखेंगे इसमें दोस्तों कि अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। अर्थात वह श्वसन क्रिया जो वायु की अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसे अवायवीय श्वसन हम कहते हैं। अब अवायवीय श्वसन देखिए हमारी जो बुक में है वो किस किस में दे रखा है कि एक तो यीस्ट में दे रखा है और दूसरा हमारी पेशियों में दे रखा है ना। तो थोड़ा सा इसको मैं आपको समझा दूं पहले कि ग्लूकोज कहाँ उपस्थित है। आप कहोगे सर ग्लूकोज तो बिल्कुल कोशिका में उपस्थित है। और कोशिका में क्या होता है, कोशिका में कोशिका द्रव्य है और साथ में कोशिकांग है। सभी प्रकार के जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो हैं और कोशिका द्रव्य है। यानी ग्लूकोज कहाँ उपस्थित है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित है। तो सबसे पहली जो क्रिया होती है आपको याद रखनी है इसको कि ग्लूकोज, सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो किस में परिवर्तित होता है। सबसे पहले कोशिका द्रव्य के अंदर पाइरूवेट में परिवर्तित होता है। अब आपको सर ये क्या चीज़ है, तो देखिए हम जो भी भोजन करते हैं वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है, कार्बन के रूप में होता है। तो बिल्कुल लाजमी है कि जो ग्लूकोज लास्ट में बना है वो भी कार्बनिक पदार्थ ही है। तो कार्बनिक पदार्थ किसे कहेंगे, जो कार्बन से बना हो, जिसमें कार्बन भी एक उसकी तत्व के रूप में, अणु के रूप में साथ में उपस्थित हो। आपके सर तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, बिल्कुल ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है। ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन अणु है। और जो पाइरूवेट बना वो भी कार्बनिक पदार्थ है और वो है 3 कार्बन अणु वाला, 3 कार्बन अणु वाला। अरे बाबा सरल रूप आ गया इसका, ग्लूकोज से पाइरूवेट बन गया। तो ग्लूकोज की तुलना में ये एक सरल यौगिक है और इससे आसानी से ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। अब हम बात कर रहे थे अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी। तो हमारी बुक में जो दे रखा है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अर्थात अवायवीय श्वसन 2 जगह बता रखा है हमको। एक तो यीस्ट में, यीस्ट में नाम बिल्कुल सुना हुआ है। तो यीस्ट में देखो क्या होता है, एक चीज आप याद रखिएगा कि ग्लूकोज से पाइरूवेट तो बन गया। अब अगली क्रिया अगर हम देखते हैं यीस्ट में, अगली क्रिया हम देखते हैं यीस्ट में। तो देखिए यीस्ट में क्या होगा, यीस्ट में क्या होगा, यीस्ट में जो पाइरूवेट में बना, ये है पाइरूवेट। पाइरूवेट कैसा है, बिल्कुल 3 कार्बन अणु हैं, 3 कार्बन अणु है, बिल्कुल क्लियर है, 3 कार्बन अणु है। अब देखिए होता क्या है कि ये पाइरूवेट, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, निश्चित है क्योंकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसमें, अनुपस्थित है ऑक्सीजन। तो जो पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट बदलता है हमारे एथेनॉल, इथेनॉल, साथ में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस ऊर्जा। ये जो हमारा लास्ट मकसद था ऊर्जा का बनना, ये ऊर्जा बन रही है इसमें। ये किस में हुआ, यीस्ट में हुआ। तो यीस्ट में क्या होता है, ढंग से आप देख लीजिए इसको, जो पाइरूवेट बना था वो पाइरूवेट इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, यीस्ट में। एक पक्का इस चीज को ऐसे कैसे याद रखना आपको। दूसरा हम देखते हैं वो है हमारे पाइरूवेट, जो कि कोशिका द्रव्य में बना हुआ है। दूसरा हम देखते हैं पेशियों में,
पेशियों में। ठीक है, अब देखिए पेशियों में क्या होता है। इसमें एक चीज़ बहुत ही शानदार और गौर करने लायक चीज़ है कि जैसे हम कोई मेहनत का काम करते हैं या खेल के घर आए तो घर पे आके बोले कि अरे मेरे तो पाँव दुख रहे हैं, अरे मेरे तो जोड़ों में दर्द हो रहा है। हाँ, तो घर वाले बोलते हैं आज खूब कुदाई की है तुमने। तो ये किस कारण से? तो जो हमारी पेशियां हैं, जब भी हम भागते हैं खेलते हैं तो पेशियां वर्क करती हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि ज़्यादा वर्क करने पर पेशियों के जो जोड़ हैं वहाँ पर लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। अब बोले ये लैक्टिक अम्ल कैसे बना? लैक्टिक अम्ल बताया कि हर कोशिका के अंदर ग्लूकोज किस में परिवर्तित हो चुका है? पायरुवेट में, 3 कार्बन अणु में पायरुवेट। और जो पेशियां हैं उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का अभाव होता है। देखो, एक तो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दूसरा है ऑक्सीजन का अभाव। तो यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में ऑक्सीजन का अभाव है। इस स्थिति में क्या होता है, जो पायरुवेट है, 3 कार्बन अणु, भूलने नहीं दूंगा मैं, ये जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है, साथ में ऊर्जा बनाता है। तो ये भी श्वसन है जो कि पेशियों में होता है। तो कोई हमसे पूछ ले कि पेशियों में श्वसन को समझाओ, तो बिल्कुल पेशियों में जो श्वसन होता है वो वायु के अभाव में होता है, ऑक्सीजन के अभाव में होता है। और इसमें जो 3 कार्बन अणु पायरुवेट है वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब जब मांसपेशियों, हमारी जो पेशियां हैं उनमें लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो गया तो उसके इकट्ठे होने से हमारे जोड़ों के अंदर मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, थकान होने लगती है। फिर कहते हैं कि या तो रेस्ट कर लो और या गर्म तेल की मालिश करो। तो गर्म तेल की मालिश करने से क्या होगा, वो लैक्टिक अम्ल वापस से फैल जाएगा, अपनी थोड़ा रूप फैला हुआ लेगा, थोड़ा फैल जाएगा। फैलेगा तो हमारे दर्द में हमको कमी महसूस होगी, आराम महसूस होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि पायरुवेट पेशियों के अंदर जो अवायवीय श्वसन है उसमें पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? बिल्कुल लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में ये परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये हुआ श्वसन का एक रूप, अवायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन के अभाव में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है यीस्ट में, जिसके फलस्वरूप इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनती है। दूसरा, हमारी जो पेशियां हैं उनमें ऑक्सीजन के अभाव में, वायु के अभाव में होता है। इसमें जो पायरुवेट है वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये श्वसन का एक रूप हो गया। दूसरा तो फिर वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो कि आज तक हम समझते आए हैं कि ऑक्सीजन चाहिए श्वसन के लिए। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होगा तो वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ग्लूकोज के द्वारा जो पायरुवेट बना है उस पायरुवेट से ग्लूकोज क्रिया करेगा, ऑक्सीजन क्रिया करेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ग्लूकोज या पायरुवेट का ऑक्सीकरण कहलाएगा। और उसके द्वारा क्या होगा, देखिए अब हम देखते हैं वायवीय श्वसन। दूसरा है वायवीय श्वसन। बिल्कुल ध्यान देते जाइए, बड़ा मज़ा आने वाला है। आप ये देखोगे वीडियो कंप्लीट होते होते तो ये चीज़ें हमारी पूरी क्लियर हो चुकी हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। जैसे जैसे आपको समझ में आता जाए, आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल थम्स अप कीजिए यार। आपका हर थम्स अप, आपकी स्माइल मुझ तक पहुँचेगी। तो हम देख रहे हैं कि
वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन में भी वही क्रिया है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन अणु है वो पायरुवेट अर्थात 3 कार्बन अणु में बदल चुका है। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य के अंदर। अब होता क्या है, वायवीय श्वसन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पर होगी। अब पहली बात कि ऑक्सीजन उपस्थित कैसे होगा भाई, यहाँ ऑक्सीजन कोशिका में कहाँ से आएगी? तो देखिए, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। पेड़ पौधों में जो श्वास लेने की क्रिया है वो निरंतर चलती है। जीव जंतु में जो भी प्राणी है सभी में श्वास लेने की क्रिया निरंतर चलती रहेगी। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए पेड़ पौधे श्वास में कौन सी गैस लेते हैं? पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो तपाक से उत्तर आता है कि सर CO2 गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, क्योंकि दिमाग में वो चलता रहता है कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने की वजह से हमको ऑक्सीजन मिल रही है। तो सीधा सा उत्तर ये आता है कि CO2 गैस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि ये गलत है। श्वसन क्रिया में, अगर वो वायवीय श्वसन है, श्वसन क्रिया में प्रत्येक जीव जिसमें भी प्राण है, जो भी जीव है, वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करेगा और CO2 गैस रिलीज करेगा, बाहर छोड़ेगा। पक्का कर लीजिए, कोई सा भी जीव है श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेगा और CO2 गैस छोड़ेगा, पहली बात। अब आप कहोगे तो सर फिर पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने की बातें क्यों चलती हैं? हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो फिर पेड़ पौधों का क्या मतलब? क्यों कहते हैं पेड़ पौधे ज़्यादा लगानी चाहिए? तो देखिए, इसका कारण है कि दिन के समय जब प्रकाश होता है, पेड़ पौधे को जब प्रकाश मिलता है, उस समय ये श्वसन क्रिया के साथ साथ अपना भोजन बनाने की क्रिया, हाँ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इनको कच्चे पदार्थ के रूप में, जैसे हमको कच्चा पदार्थ भोजन बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए क्या चाहिए? आटा। वैसे ही इनको भोजन बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में CO2 गैस की आवश्यकता होती है। तो दिन के समय में जब प्रकाश है, उस स्थिति में श्वसन क्रिया तो चल ही रही है, ये ऑक्सीजन गैस तो ले ही रहे हैं, परंतु जो CO2 गैस ये बाहर छोड़ते, उस CO2 गैस को ये अंदर ही रख लेते हैं अपने कच्चे पदार्थ के रूप में भोजन बनाने के लिए। और जब भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आखिर के अंदर ऑक्सीजन गैस बनती है और बड़ी मात्रा में बनती है। उस ऑक्सीजन गैस को ये बाहर रिलीज करते हैं। अब आप सोचोगे सर श्वसन में ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, तो मामला बराबर नहीं। ऑक्सीजन लेने की तुलना में ऑक्सीजन रिलीज बहुत ज़्यादा ये करते हैं। परंतु जब रात का समय है, जब प्रकाश नहीं है, उस स्थिति में पेड़ पौधे सिर्फ श्वसन क्रिया करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और उसके फलस्वरूप CO2 गैस बनती है। हमने देखा CO2 गैस बन रही थी जहाँ भी श्वसन आ रहा था, तो CO2 गैस बनती है, उसको ये बाहर रिलीज करते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि रात के समय में किसी पेड़ के नीचे ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। इसी आधार पर देखो, मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि पुराने टाइम पे हमारे कहते थे कि बड़ा बड़का पेड़, रात के समय बड़ा बड़का पेड़, उसके नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। कहते कि फला आदमी, बुजुर्ग था कोई, एक खेत के अंदर काम करता करता किसी बड़े पेड़ के नीचे सो गया। सुबह तो उसको चेत ही नहीं हुआ, उठा ही नहीं, मरा हुआ मिला वो या कोई बेहोश मिला। तो लोगों ने ये भ्रांति लगा दी कि बड़ के ऊपर जरूर भूत रहते हैं, आत्माएं रहती हैं, उनकी वजह से वो व्यक्ति बेहोश हुआ या मर गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असली कारण बिल्कुल ये श्वसन वाला ही है कि जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी ज़्यादा पत्तियां और उतनी ज़्यादा वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेगा रात के समय में। तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा तो उस पेड़ के आसपास का जो एरिया है वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर आप वहाँ जाके बैठोगे, सोओगे, तो आपका जी उठेगा, आपको जी घबरा रहा है, अरे ज़रूर इसके ऊपर कुछ होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है।
जी घबरा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है उसके क्षेत्र के आसपास। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जीव ऑक्सीजन लेता है श्वसन क्रिया के अंदर, वायु श्वसन, और CO2 गैस रिलीज करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि पेड़ पौधों के अंदर पत्तियां हैं, पत्तियों के नीचे की तरफ अगर आप देखोगे छोटे छोटे छिद्र नजर आएंगे, तने पर भी होते हैं पर पत्तियों में ज़्यादा होते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा ये गैसों का विनिमय करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। रात के समय ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, दिन के समय CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दिन के समय ऐसा क्यों हुआ मैं इसको समझा चुका हूँ और आप समझ चुके हो, बिल्कुल आपके चेहरे की स्माइल मेरे को ये बता रही है। तो अब देखते हैं कि जो जंतु हैं, पेड़ पौधे की हमने बात कर ली, जंतुओं में ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज तक यानी पाइरूवेट तक कैसे पहुंचेगी। पाइरूवेट कहाँ है? कोशिका द्रव्य में है, और कोशिकाएं तो पूरे शरीर के अंदर है। हर चीज कोशिकाओं से बनी है। हमारे शरीर का हर अंग का हर पार्ट, हर अंश कोशिकाओं से बना है, क्योंकि कोशिका ही सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दोस्तों, जिस तरह से एक मकान बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, सारी ईंटें एक जैसी हैं लेकिन मकान अलग अलग डिजाइन के बन सकते हैं, उसी प्रकार से सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है। जैसे ईंटों से मकान बना है, वैसे कोशिकाओं से शरीर बना है। बस शरीर का रूप अलग अलग है, परंतु कोशिका एक जैसी है। जैसे ईंट एक जैसी थी, वैसे कोशिका एक जैसी है। कोशिका की संरचना बिल्कुल एक जैसी है सभी कोशिकाओं की। ये हुआ। तो कोशिका द्रव्य में क्या है? ग्लूकोज और पाइरूवेट है। अब इस तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है, कैसे पहुंचे भाई? तो इसके लिए श्वसन तंत्र भगवान ने बनाया है। उसमें बिल्कुल नाक से हम सांस लेते हैं, इसको निश्वसन कहते हैं, और वापस से जब हवा बाहर नाक से निकालते हैं उसको उच्छ्वसन कहते हैं। नाक से हवा ली, वायु ली, ऑक्सीजन नहीं, सभी गैसें हैं जो वायुमंडल में सभी गैसें हैं, वही आपका 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 1% में CO2 गैस और बाकी की गैसें, ये सभी नाक के द्वारा अंदर ली जाती हैं। नाक से जाएगी, ये श्वसन नली है। श्वसन नली के अंदर इस प्रकार से रिंग्स हैं। आप हाथ लगा के देखिए अपने गले में, रिंग्स हैं डाली हुई। रिंग क्यों डाल रखी है भगवान ने भाई? ये रिंग्स क्यों है? रिंग्स इसलिए है, अगर आप कोई पाइप है, पाइप से हवा को खींचोगे क्या होगा? पाइप पिचकेगा। तो जब आप हवा बाहर निकाल रहे हो नाक से, तो फिर तो ये पिचक जाएगी। ये नहीं पिचके, इसलिए ये रिंग्स श्वसन नली में होते हैं। श्वसन नली आगे जाकर छोटी छोटी 2 नलिकाओं में बढ़ती, जिनको श्वसनी कहते हैं। ये श्वसनी हमारे जो फेफड़े हैं, एक फेफड़ा इधर एक इधर, 2 फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों में खुलती हैं और फेफड़ों में जाकर ये श्वसनी अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिनको श्वसनिकाएं कहते हैं। ऐसे कैसे याद रखिए आप इसको। दोबारा सुनिए, श्वसन नली है, श्वसन नली में रिंग्स हैं। श्वसन नली आगे जाकर 2 छोटी छोटी इस प्रकार से शाखाओं में बढ़ती हैं, जिनको श्वसनी कहते हैं। श्वसनी, दोनों ओर की श्वसनियां एक एक फेफड़े के अंदर यानी लंग्स में खुलती हैं, जिनको फुफ्फुस भी कहते हैं। फुफ्फुस में जाने के बाद में प्रत्येक श्वसनी अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिनको श्वसनिकाएं कहते हैं। और प्रत्येक श्वसनिका आगे जाकर एक फूली हुई संरचना बनाती है। किस तरह की? इस तरह की। देखिए आप, जैसे ये और इसमें ऐसा फूला हुआ भाग है, ये फूला हुआ भाग है। इसी प्रकार से इधर मान लो ये फूला हुआ भाग है, और ये फिर फूला हुआ भाग है, और आखिर में जाकर यहाँ इस प्रकार से। तो ये जो फूला हुआ भाग है, इसे हम कहेंगे कूपिकाएं। कूपिका कहेंगे, और सबको मिलाकर कूपिकाएं कहेंगे। ये प्रत्येक लंग्स, प्रत्येक फेफड़े के अंदर है ये संरचना।
अब इसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, वो ये कि ये किस में है संरचना। जैसे जो फेफड़ा है, हमारा जो फुफ्फुस है, उसकी संरचना आप इस प्रकार से मान लीजिए। थोड़ा सा और आप इसको करेक्ट करना चाहोगे तो आप इसको इस प्रकार से ले लीजिए, ये इस प्रकार से ले लीजिए। ये इधर श्वसनी, ये इधर श्वसनी, ये श्वसनली, ये श्वसनी, और ऐसा ही इधर भी हमारा एक लंग्स होगा, मान लो। ठीक है, ये कूपिका है। और इसमें ये इस प्रकार से, अगर इस एक को मैं ग्रीन से शो करूं तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, और ये आगे जाकर कूपिकाओं के रूप में बटी हुई है, यूं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों की जो दीवारें हैं उसमें वायुकोश पाए जाते हैं। वायुकोश यानी ऐसे कोश हैं जिसमें वायु इकट्ठी रहेगी। वायु कौन सी? जो श्वसन नली से श्वसनी से होते हुए श्वसनिकाओं में आ रही है, तो वायु इन कूपिकाओं में इकट्ठा है। यहीं पर वायुकोश हैं जो कि फेफड़े की दीवारों तक पहुंच रहे हैं, और वायुकोशों की जो दीवारें हैं काफी पतली हैं, और हर दीवार के अंदर असंख्य खून की नलिकाएं हैं, रक्त वाहिनियां हैं असंख्य। उसी वजह से इसका जो रंग देखें हम, वो गहरा लाल या हल्का हल्का नीला नजर हमको आएगा। अब देखिए होता क्या है। अब होता यह है कि वायु आई श्वसन नली से होते हुए श्वसनी में, श्वसनिकाओं से होते हुए कूपिकाओं में, और ये वायुकोशों में। वायुकोशों की दीवारों में रक्त नलिकाएं असंख्य और दीवार बहुत पतली है। तो होता क्या है कि यहां से ऑक्सीजन निकलकर जो रक्त वाहिनियां हैं उनके रक्त के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। रीजन देखिए, जो चीज जहां कम होगी ना वहां जाएगी, ज्यादा से कम की ओर हर चीज जाती है, तो इसको विसरण क्रिया भी हम कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा थी, अंदर जो रक्त नलिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि वो रक्त कहाँ से आया है? कोशिकाओं से चलकर आया है। ऑक्सीजन उपयोग में हो चुकी थी, CO2 गैस बनी थी, और वो CO2 गैस इस समय रक्त के अंदर है, जो कि फेफड़ों के अंदर रक्त पहुंचा है उसमें। अब CO2 गैस उसमें हम कहते हैं अशुद्ध रक्त है, शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। इसी प्रकार शुद्ध होगा। देखिए अब इस समय देखें, ऑक्सीजन कूपिकाओं में ज्यादा है, और जो वायुकोश है उसमें जो रक्त नलिका है, रक्त के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसमें CO2 गैस ज्यादा है। तो CO2 गैस तो निकल कर आ जाती है कहाँ? कूपिकाओं में, और कूपिकाओं से ऑक्सीजन गैस चल के कहाँ जाती है? रक्त में। ये हो गया रक्त शुद्ध। हमारे रक्त में एक वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन बहुत काम की चीज है। ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन जुड़कर, कौन सी ऑक्सीजन? जो कि कूपिकाओं से रक्त में आई, इस ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक बनाता है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ होते हुए वापस से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। कोशिका के कोशिका द्रव में जाएगा, और कोशिका द्रव में कौन है? ग्लूकोज है या पायरुवेट है। उस ग्लूकोज या पायरुवेट से ये ऑक्सीजन गैस क्रिया करेगी, उसका ऑक्सीकरण करेगी, उसका दहन करेगी, और दहन करने के फलस्वरूप क्या होगा? CO2 गैस बनेगी और ऊर्जा बनेगी। वो CO2 गैस वापस से रक्त में आएगी, और रक्त से होते हुए फिर से फेफड़ों के अंदर आएगी, उसमें आएगी, और यहीं पर फिर वही क्रिया होगी। CO2 गैस कूपिकाओं में आ जाएगी, कूपिकाओं से ऑक्सीजन गैस यहाँ आ जाएगी, फिर CO2 गैस को वापस जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर भेज दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज और आप समझो, ये तो वह पूरी श्वसन क्रिया। अब एक चीज इसमें और समझिए आप कि
सांस अंदर लेना और बाहर लेना, निश्वसन और उच्छ्वसन होता कैसे है? देखिए, जब भी हम सांस को अंदर लेंगे तो आप महसूस कीजिएगा कि जो हमारी पसलियां हैं वो बाहर की ओर आएंगी, फूलेंगी। साथ में क्या होता है कि जो दोनों फेफड़े हैं उनके नीचे एक टेबल नुमा संरचना होती है, डायफ्राम। इसको इस प्रकार से आप इसमें दिखा सकते हो, यहाँ पर इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। ये डायफ्राम है, ये है डायफ्राम। अब होता क्या है? होता ये है कि जब हम सांस अंदर भरते हैं, उसमें देखो अंदर कैसे भरा जा रहा है। कोई ब्लेडर है हमारे पास, गुब्बारे जैसा, उसको आप भींचोगे, हवा बाहर निकलेगी, और जब उसको वापस छोड़ोगे तो हवा अंदर आएगी। यानी जब ये फूला तो हवा अंदर आई, पिचका तो हवा बाहर गई। इसी प्रकार से जब ये डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो जो फेफड़े हैं वो फूलते हैं, फूलेंगे। साथ में अपनी पसलियां बाहर की ओर आएंगी, फूलेंगी। उस समय क्या होगा कि जो गैस है वायुमंडल के अंदर, जो गैस है वो हमारे नाक से होते हुए अंदर जाएगी। और जैसे ही ये डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा तो ये पिचकेंगे, साथ में और जो पसलियां हैं वो भी सिकुड़ेंगी। उस समय क्या होगा, प्रेशर की वजह से जो अंदर हवा है जिसमें CO2 गैस ज़्यादा है, वो हवा वापस से नाक के द्वारा बाहर आ जाएगी। ये चीज़ आप याद रखिए। तो ये श्वसन क्रिया हुई, और इसमें हम देख रहे थे कि जो पाइरूवेट है उससे किस प्रकार से ऊर्जा और बाकी के पदार्थ जैसे CO2 गैस, जल किस प्रकार से बनता है। तो हम ये देख रहे थे, यहाँ पर थे हम, 3 कार्बन अणुकोण पाइरूवेट। अब हम वापस से वायवीय श्वसन के ऊपर आते हैं। प्रक्रिया आपने समझ ली है। हम देख रहे हैं वायवीय श्वसन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ही होगा। कैसे होगा, कहाँ होगा, हम डिटेल से इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए क्या होता है, पाइरूवेट, और ये जो क्रिया हो रही है ऑक्सीजन ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदल जाना कहाँ हो रहा है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि कहाँ होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में ये चीज होती है। तो अब क्या होगा, पाइरूवेट है, ऑक्सीजन या वायु, लिख लीजिए वायु या ऑक्सीजन एक ही बात है, उपस्थित है, उपस्थित है। बनता क्या है, वही हमारे CO2 गैस प्लस जल यानी H2O और प्लस ऊर्जा, ये बनते हैं। तो ये हो गया वायु श्वसन, ये हो गया वायु श्वसन। तो क्या प्रत्येक जीव में होता है? हाँ, प्रत्येक जीव में श्वसन क्रिया तो होती है, तभी तो ग्लूकोज से ऊर्जा बनेगी। मछलियों का बता रखा है आपके तो मछलियों, बिल्कुल, मछलियों में गिल्स होते हैं। मछली क्या करती है, अपने मुंह से रेगुलर पानी लेती है, उस पानी को प्रेशर से आगे भेजती है, आगे जाकर वो टकराता है गिल्स की त्वचा से, और गिल्स से बाहर निकलता है पानी। इस क्रिया में क्या होता है, जब वो गिल्स की सतह से टकराएगा, त्वचा से टकराएगा, त्वचा बहुत पतली है जैसे हमारे फेफड़ों के अंदर थी, उस समय क्या होगा, पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको गिल्स के माध्यम से, गिल्स की जो त्वचा है उसके माध्यम से वो अंदर ले लेगा और रक्त के माध्यम से पूरी कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। CO2 गैस बनेगी, उसको इसी प्रकार से यहाँ रिलीज करेगा और साथ में गिल्स के द्वारा बाहर छोड़ देगा। पानी रेगुलर मुंह से लेगी और गिल्स से बाहर निकालेगी। इस क्रिया में ऑक्सीजन अंदर रख लेगी और CO2 गैस वापस छोड़ देगी। तो अगर मछली के बारे में आपसे पूछा जाए किस प्रकार से श्वसन क्रिया होती है, तो आप ये इस प्रकार से उसको बताएंगे। और बिल्कुल मनुष्य में भी हम देख चुके हैं, पेड़ पौधों में हम देख चुके हैं। तो एक चीज़ बताइए, एक तो आपसे क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में, आप बताइएगा। एक तो आपको कोई अगर बात कठिन लगे तो बिल्कुल आप उस पर लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए।
प्रश्न ये है आपके लिए कि रक्त में ऐसा कौन सा वर्णक, ऐसा कौन सा पदार्थ, ऐसा कौन सा चीज होती है जो ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचता है। उसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जम के स्टडी करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको शेयर करते रहिए और बिल्कुल आप इसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट बिल्कुल आपको जल्दी ही। ओके, थैंक यू।